हमारी पूरी दुनिया एक ऐसे नेटवर्क पर टिकी है जो हमें दिखाई नहीं देता। ये समुद्र में फैली व्यापार की वो नसें हैं जो हमारी जरूरत की हर चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर ये रास्ते, ये जीवन रेखाएं अचानक चोक हो जाएं? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर सच तो यही है कि हमारे किचन में रखे सामान से लेकर हमारे हाथ में मौजूद गैजेट्स तक हर चीज दुनिया में चल रही राजनीति और भूगोल से जुड़ी हुई है। आज हम इसी कनेक्शन की परतें खोलेंगे। जरा इस नक्शे को देखिए। ये हैं दुनिया के कुछ सबसे अहम समुद्री रास्ते, जिन्हें चोक पॉइंट्स कहते हैं। स्वेज नहर, पनामा नहर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का ज्यादातर व्यापार इन्हीं कुछ पतले रास्तों से होकर गुजरता है। एक तरह से ये ग्लोबल ट्रेड की धमनियां हैं। तो जब हम इन रास्तों को खाद्य धमनियां कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, और ये चोक पॉइंट्स असल में होता क्या है? चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो चोक पॉइंट एक ऐसा पतला सा समुद्री रास्ता है जहां से जहाजों की लंबी कतारें गुजरती हैं। अब सोचिए, यहां जरा सी भी गड़बड़ हो जाए, कोई हादसा, खराब मौसम या कोई लड़ाई, तो क्या होगा? पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल जाएगी। अब ये आंकड़ा देखिए, दुनिया की लगभग 60% खाने की एनर्जी सिर्फ 3 फसलों से आती है: मक्का, गेहूं और चावल। मतलब हम कितनी बुरी तरह से बस कुछ ही फसलों पर निर्भर हैं जो इन्हीं चोक पॉइंट से गुजरती हैं। और इसका स्केल तो और भी चौंकाने वाला है। हर साल दुनिया भर में जो अनाज ट्रेड होता है, उससे करीब 2.8 अरब लोगों का पेट भरता है। सोचिए, कितनी बड़ी आबादी इन संकरे रास्तों पर निर्भर है। तो चलिए अब असल में देखते हैं कि जब ये रास्ते बंद होते हैं तो होता क्या है। हम हाल के 2 बड़े संकटों पर नजर डालेंगे, एक जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ और दूसरा जो जियोपॉलिटिकल लड़ाई की वजह से पैदा हुआ। ये तस्वीर पनामा नहर की है। यहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना भयानक सूखा पड़ा है कि नहर का पानी बहुत नीचे चला गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि अधिकारियों को वहां से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या घटानी पड़ी। जहाज़ों को हफ्तों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए, लाल सागर, जो स्वेज नहर तक पहुंचने का अहम रास्ता है। वहां हमलों की वजह से जहाज़ों की आवाजाही लगभग रुक सी गई। ये आंकड़ा दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा संघर्ष दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। तो देखिए, ये 2 संकट हमें क्या दिखाते हैं कि खतरे कितने अलग अलग हैं। एक तरफ है कुदरत का कहर यानी क्लाइमेट चेंज, और दूसरी तरफ इंसानों का खड़ा किया हुआ संघर्ष। पर नतीजा दोनों का एक ही है: ग्लोबल ट्रेड में रुकावट, देरी और बढ़ती हुई लागत। एक और उदाहरण है तुर्की जलडमरू मध्य का। यहाँ 1936 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, मॉन्ट्रो कन्वेंशन। ये तुर्की को ये ताकत देती है कि वो जंग के समय सैनिक जहाज़ों को रोक सके। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऐसा किया भी गया। इससे पता चलता है कि कैसे इंटरनेशनल कानून भी इन रास्तों को कंट्रोल करते हैं। तो ठीक है, एक जगह रुकावट आई, पर इसका असर पूरी दुनिया के लोगों पर कैसे पड़ता है? असल में इसका असर सिर्फ उन नहरों तक नहीं रहता, ये सीधा हमारी और आपकी जेब तक पहुंचता है। देखिए, ये होता कैसे है ये समझना बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कोई रुकावट आती है तो जहाज़ों का अपना रास्ता बदलना पड़ता है, अक्सर हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता। लंबा रास्ता मतलब ज्यादा टाइम और ज्यादा फ्यूल। और आखिर में क्या होता है? शिपिंग कंपनियां अपना बढ़ा हुआ खर्च माल के भाड़े में जोड़ देती हैं। लाल सागर संकट के बाद शिपिंग ट्रैफिक में जो बदलाव आया वो जबरदस्त था। स्वेज नहर से जाने वाले जहाज 70% तक कम हो गए। वहीं अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप के रास्ते जाने वाले जहाज 90% तक बढ़ गए। ये एक बहुत बड़ा और बहुत महंगा बदलाव था। और इसका एक ऐसा पहलू भी है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, वो है पर्यावरण पर इसका असर। जहाज़ों को हजारों मील ज्यादा चलना पड़ता है, जिससे भयानक मात्रा में एक्स्ट्रा फ्यूल जलता है और कार्बन एमिशन बढ़ता है। तो विडंबना देखिए कि एक जियोपॉलिटिकल संकट को सुलझाने के चक्कर में हम क्लाइमेट चेंज के संकट को और बढ़ा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस बारे में कर क्या सकते हैं? क्या इस नाजुक सिस्टम को मजबूत बनाने का कोई तरीका है? एक्सपर्ट्स कुछ रास्ते सुझाते हैं, जैसे कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाओ जो मौसम की मार झेल सकें। सिर्फ कुछ रास्तों पर निर्भर रहने की बजाय नए रास्ते खोजो और देशों के बीच सहयोग को इतना मजबूत करो कि संकट के समय सब मिलकर काम कर सकें। लेकिन असल दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमारा ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, जिसमें दशकों से सही से निवेश ही नहीं हुआ।
ये न तो आज के बढ़ते व्यापार का बोझ उठाने के लिए तैयार है और न ही क्लाइमेट चेंज के दबावों को। तो आखिर में सवाल यही बचता है। ये तो साफ है कि जिस सिस्टम पर हम सब निर्भर हैं वो बहुत ही नाजुक है। एक हादसा, एक सूखा या एक लड़ाई और ये सिस्टम ठप पड़ सकता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि अगला चोक पॉइंट बंद होगा या नहीं। सवाल ये है कि जब वो बंद होगा तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे।